हमारे साथ मौजूद हैं वॉलक्रिएट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर राजेश फेरवानी जी। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, पहले तो ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट हो रहे हैं उन्हीं से शुरुआत करेंगे। इस वक्त अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन उसके अलावा टैरिफ वॉर की भी बात की जा रही है और ऐसे में काफ़ी समय बाद हमने देखा कि इस माहौल के बीच एफआईआईज की वापस से खरीदारी धीरे धीरे शुरू होने लगी है भारतीय बाजारों में। तो ये जो पूरा इवेंट हो रहे हैं, या भारतीय बाजारों के लिए कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। एक्चुअली जो एफआईआई की सेलिंग हुई है लास्ट 1.5 मंथ्स में, ये इलेक्शन के साथ काफ़ी लिंकेज है एक तो। और यूएस की इकोनॉमी रिबूट होने जा रही है क्योंकि अभी गवर्नमेंट अभी काफ़ी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन एक तरफ से हमारी वैल्यूएशंस भी बहुत ऊपर चली गई थी और एफआईआई ने अबाउट 1,40,000 करोड़ की उसके शेयर्स बेचे हैं। और उससे इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे ज़्यादा पड़ा है। एफआईआईज की जो सेलिंग होती है उससे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। उसके साथ हमारे जो डीआईआईज हैं उन्होंने भी बहुत खरीदारी की है, लेकिन उनकी खरीदारी अगर मैच भी कर रही है तो उससे मार्केट हमारा गिर ही रहा है, क्योंकि डीआईआईज की खरीदारी जो होती है वो स्लोअर होती है और इम्पैक्ट कॉस्ट उसका कम होता है। तो एफआईआईज की जो सेल हुई है उससे मार्केट पे ज़्यादा असर पड़ा है। हमने एक स्कैटर चार्ट बनाया था थोड़े महीनों पहले। जब हमने देखा था कि हर महीने में जब भी एफआईआई सेल हुआ है तब मार्केट गिरा है, और वो स्कैटर चार्ट से यही पता चला है कि इम्पैक्ट जो एफआईआई का होता है बहुत ज्यादा होता है। यूएस इकोनॉमी अगर रिबूट होगी तो उनका करेंसी भी अप्रिशिएट होगा। अगर आपने देखा तो डॉलर इंडेक्स 107 हो गया है, तो अबाउट 7% अप्रिशिएट हुआ है 1.5 महीने में। अगर डॉलर इंडेक्स इतना अप्रिशिएट होता है तो कहीं ना कहीं करेंसी पे भी असर पड़ जाता है, और हमारा रुपी भी तो घट के 84.3 84.5 हो गया है। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज के लिए वो लॉस भी हो सकता है अगर वो इंडिया के मार्केट में रहेंगे इंडियन करेंसी पे। तो कहीं ना कहीं वो जो सेल हुआ है उसका डबल इम्पैक्ट हमारे करेंसी पे भी हुआ है, और हमारे रिजल्ट्स और वैल्यूएशंस भी उनको एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे। इसके लिए शायद हमारा मार्केट थोड़ा ज्यादा गिर गया था लास्ट 1.5 महीने में। थोड़ा करेक्शन, थोड़ा रिबाउंड हुआ है लास्ट 2-3 डेज से। एफआईआई ने खरीदा है, लेकिन अभी तक पूरा रिकवरी हुआ नहीं है मार्केट में। फिरवानी सर, गुड मॉर्निंग। दिस इज नेहा हियर। सर, मेरा अगला सवाल अब ये है कि अब नया बड़ा ट्रिगर यहाँ से क्या है? अब जिस तरह का करेक्शन हमने रीसेंट हाई से निफ्टी बैंक निफ्टी में बनता हुआ देखा है, सपोर्ट कहाँ मिलेगा और वो सपोर्ट के लिए मेजर ट्रिगर होगा वो हमारे मार्केट्स को कहाँ कब कैसे मिलने वाला है? देखिए, अभी आपने ये क्वार्टर में नंबर्स जो देखे हैं, मैं फंडामेंटल बात करूंगा, मैं टेक्निकल बात नहीं कर सकता। तो फंडामेंटली अगर हमने देखा तो हमारे जो अर्निंग्स थे 2.5% से ग्रो हुए हैं निफ्टी के। और ज्यादातर मोस्ट अर्निंग्स अगर हम देखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट या जस्ट अबाउट एक्सपेक्टेशंस मीट हुए हैं। ऑटो में खराब नंबर आए हैं, पेंट्स में खराब नंबर आए हैं, कंज्यूमर सेगमेंट में खराब नंबर आए हैं। हमने देखा ऑयल एंड गैस में इतने अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं। ओवरऑल डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो नंबर्स आए हैं अच्छे नहीं आए हैं। और ओवरऑल मार्केट में भी अगर हम देखें तो रिजल्ट्स कुछ एक्सपेक्टेशन से कम ही आए हैं। तो वो एक नेगेटिव ट्रिगर बन गया है मार्केट के लिए। मैं बोलता हूँ कि ब्रॉडर मार्केट के लिए ही नेगेटिव हो गया है ये। कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट रहेगा। मुझे लगता है कि थोड़े महीने तक मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर तक मार्केट में जो नंबर्स आएंगे मुझे लगता है कि ऐसी ऐसे टाइप के ही आएंगे। हमने कोविड के बाद और यूक्रेन वॉर के बाद देखा हमारी इकोनॉमी ने रीबूट कर दिया था और कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत अच्छा किया था। गवर्नमेंट ने काफी स्पेंडिंग बढ़ा दी थी, केपेक्स बढ़ा दिया था। और उससे क्या हुआ था कि जून क्वार्टर तक नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे थे। और उसके बाद जब एक बेस इफेक्ट बन गया, जो 3 सालों का बेस इफेक्ट था, उसकी वजह से नंबर्स खराब आने लगे हैं, या एक तरह से मॉडरेट हो गया है। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस उस वैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा चले गए थे, और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट रहेगा थोड़े टाइम तक, जब तक बेस इफेक्ट बने रहेगा और जब तक इकोनॉमी में रिबूट होने का कोई रीजन होगा, तब तक मार्केट में बढ़त आने का चांस कम है। और एफआईआईएस का भी सेल कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि हमारी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है। तो मुझे लगता है कि 2-3 क्वार्टर तक तो मार्केट ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जब हम थर्ड फोर्थ क्वार्टर के बाद से फर्स्ट क्वार्टर FY26 देखेंगे या तब से देखेंगे तो शायद एक रिकवरी आ सकता है। दो क्वार्टर अभी और रेंज में रह सकते हैं। क्वार्टर वन FY26 से एक बड़ी तेजी आ सकती है यहाँ पर।
सर ऐसे में एक इवेंट पर आपका व्यू लेंगे क्योंकि पिछले एक दो दिनों में जो तेज़ी हमने बाजार में देखी उसकी बड़ी वजह महाराष्ट्र इलेक्शंस भी थे, तो थोड़ा उस पर भी आपसे व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि उसके चलते भी हमने देखा काफ़ी सारे स्टॉक्स इस बीच एक्शन में रहे, इसमें इसके चलते रियल एस्टेट, इंफ्रा, ये सभी सेक्टर चल रहे थे। अगर इस पर्टिकुलर इवेंट को जोड़कर देखें तो क्या कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर आपकी नज़र होगी अब यहाँ से? एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन के बारे में कमेंट करना इजी है। और ये क्या एक सेंटिमेंट रिबाउंड है मुझे लगता है। रिजल्ट्स के बाद मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो गया था और मैंने आपको बोला एफआईआर का सेलिंग भी था काफी भारी मार्केट पे। लेकिन इलेक्शन से इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक कंफर्मेशन आया है कि सेंट्रल लेवल पे स्टेबिलिटी बने रहेगा। और गवर्नमेंट की जो केपेक्स पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की जो ओवरऑल इकोनॉमी रिबूट करने की पॉलिसीज कंटिन्यू होंगी, देयर विल बी नो चेंज। वहां पे चेंज नहीं होगा, तो एक ये सेंटिमेंट बन गया और ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग भी हुआ रहेगा मुझे लगता है ये मार्केट में। इसके लिए मार्केट रिबाउंड हुआ है और वो जो बेनिफिट था वो हो गया है। अब यहाँ से वो रैली बरकरार रहने के लिए आपको बड़ा ट्रिगर चाहिए जो फंडामेंटल से आएगा। या तो कोई इवेंट बेस्ड ट्रिगर है जो मुझे दिख नहीं रहा है, फंडामेंटल्स भी मैंने आपको बता दिए। तो इलेक्शन का एक अच्छा इम्पैक्ट ये है कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी रहेगा, लेकिन एक तरह से आपने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट ने थोड़े स्कीम्स निकाले हैं जिससे ओवरऑल डेफिसिट बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं वो जो एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट के पास पैसा था केपेक्स करने के लिए कहीं से कहीं घट जाएगा। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी कह सकता हूँ मैं। तो ये मुझे लगता है ये सेंटिमेंट रैली है और कहीं ना कहीं ये फ्लैट हो जाएगा। ओके, फिरवानी सर, अगर आप बताएं आप पर्टिकुलरली किन सेक्टर्स पर फोकस करने वाले हैं, कौन सी ऐसी थीम है जो अब यहाँ से आपको चलती हुई दिखाई दे रही है? तो हमने क्या है, हमने मार्केट में वैल्यू स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश की है। ये मार्केट में काफी स्टॉक्स महंगे हो गए हैं और अभी भी मुझे लगता है मार्केट में कोई ऐसा वैल्यू दिख नहीं रहा है कि मैं आज जाके खरीदूं, वो मार्केट है नहीं है। काफी स्टॉक्स आज भी हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो पॉकेट्स ऑफ वैल्यू जो है, जैसे हमने फार्मा केमिकल्स जो सेक्टर्स ने परफॉर्म नहीं किया है लास्ट 2-3 साल से, उसमें हमने वैल्यू पॉकेट्स ढूंढे हैं। अगर हम देखें हाउसिंग रिलेटेड सेक्टर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं आज के दिन पे, क्योंकि वो वहाँ पे ग्रोथ भी आ रहा है, पेनिट्रेशन लेवल्स कम है। अगर हम हाउसिंग को देखें, हाउसिंग फाइनेंस को देखें, तो पेनिट्रेशन लेवल सिर्फ 11% ऑफ जीडीपी है, ग्लोबली बहुत ज्यादा होता है। तो वहाँ पे मुझे अच्छे पॉकेट्स दिख रहे हैं मिड कैप कंपनीज में। अगर हम देखें स्पेशलिटी केमिकल्स या एग्रो केमिकल्स, इस साल रूरल इकोनॉमी थोड़ा बेटर कर सकता है क्योंकि मॉनसून्स अच्छे हुए हैं और अर्बन इकोनॉमी में स्ट्रेस है, कंजम्पशन हो नहीं रहा है। तो रूरल इकोनॉमी में जो भी प्लेयर्स हैं, जैसे एग्रो केमिकल्स हैं, मुझे लगता है टू व्हीलर्स हैं, उस सेगमेंट्स में थोड़ा रिबाउंड आ सकता है। ऑटो में जो ट्रैक्टर रिलेटेड प्लेयर्स हैं, ऑटोज हैं, ऑटो एंसिलरीज हैं, उन सेगमेंट्स में रिबाउंड आ सकता है। स्पेशलिटी केमिकल्स में पॉकेट्स हैं जो 2-3 साल से परफॉर्म नहीं किए हैं। और हाउसिंग रिलेटेड जैसे होम इम्प्रूवमेंट है, जहां पे मार्जिन इम्पैक्ट हुआ था लास्ट ईयर तक, अब गैस प्राइस कम हुआ है तो मार्जिन इम्पैक्ट शायद कम हो जाएगा। ऑयल ऑयल अभी कम होगा, तो ये क्या है कि इसकी वजह से थोड़ा उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे और वहां पे भी परफॉर्मेंस आ सकता है। तो ये 5-6 सेक्टर्स जो हमको अच्छा लगते हैं। प्लस अगर हम केपेक्स थीम देखें तो उसमें भी पॉकेट्स हैं, 2-3 अच्छी डिफेंस कंपनीज है और 2-3 अच्छे इंजीनियरिंग कंपनीज है जो हमको अच्छा। स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स जैसे सेक्टर पर आप नज़र रख सकते हैं। राजेश जी, क्या ऐसे भी कोई सेक्टर हैं जो कि अब काफ़ी चल चुके हैं, वहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, या कुछ सेक्टर अभी आपको नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं? अ, देखिए, बैंकिंग में मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स शायद टाइम करेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि उनके जो डिपॉजिट्स जो है आज आ नहीं रहे हैं और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत ऊंचा चले गया है। प्लस आई थिंक बेस्ट रिजल्ट्स आर बिहाइंड अस। तो मुझे लगता है ये प्राइवेट बैंक्स थोड़े स्लो हो जाएंगे। जो एमएफआई सेक्टर है वहाँ पे स्ट्रेस है, तो वहाँ पे आई थिंक निवेश नहीं करना चाहिए नेक्स्ट 6-8 महीने में, 1 साल में। फाइनेंशियल्स सेक्टर में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। उसके बदले से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा वैल्यू दिख रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस में भी थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, रिफाइनिंग मार्जिन कम हो रहा है, ऑयल प्राइस कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑटो में, फोर व्हीलर्स में स्ट्रेस रहेगा,
इंटरेस्ट रेट्स आज भी कम नहीं हुए हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो शायद फ़ायदा होगा। अर्बन अर्बन इकोनॉमी में जो प्लेयर्स हैं, जैसे कंज़म्पशन वाले हैं, कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स है या कंज़म्पशन रिलेटेड कंपनीज़ हैं, वहाँ से हमको दूर रहना चाहिए। पेंट्स हो या अ, एफएमसीजी हो, ये सब कंपनीज़ मुझे लगता है कि इनकी वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ भी नहीं आ रहा है, नेगेटिव ग्रोथ आ रहा है, मार्जिन्स प्रेशर में है। केपेक्स रिलेटेड भी थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। सीमेंट में हमने बहुत खराब नंबर्स देखे हैं, मुझे लगता है ये कंटिन्यू होगा। अ, और कहीं पॉकेट्स जो है पीएसयूज़ के, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी मैंने, जो अपने अर्निंग से ज़्यादा चले गए हैं, वहाँ पे भी मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। स्पेस यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहिए। प्राइवेट बैंक यहाँ पर कुछ स्ट्रेस आता हुआ दिखेगा। ऑयल एंड गैस, फोर व्हीलर, कंजम्पशन स्पेस कुछ ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा दूर रहने की और सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। राजेश फेरवानी सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार का पूरा हाल रखने के लिए और बताने के लिए कि किन एरियाज़ में अब गोइंग फॉरवर्ड फोकस करने की है ज़रूरत। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।